你放开我！ ड्रामे की शुरुआत में हम एक मंचली लड़की को देखते हैं जिसका नेम शाओ यी है। ये एक डिलीवरी गर्ल है जो फूड डिलीवर करने जा रही होती है। खुद से कहती है एक ऑर्डर डिलीवर हो गया, अब बस 3 और बाकी हैं। कम ऑन शाओ यी, तुम ये कर सकती हो। ये बड़ी खुश होकर अपना ऑर्डर डिलीवर करने जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक कपल को देखकर अपना बाइक रोक लेती है और उसका हंसता चेहरा मुरझा जाता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ही स्टेप सिस्टर के साथ चिपकते हुए देख लेती है। कहती है शाओ यू, शू वोंग, धोखेबाज, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। इतनी बड़ी जलील हरकत, मेरे पीठ पीछे चक्कर चला रहे थे। गुस्सा फौरन उसके सर पर चढ़ जाता है। सोचती है कि सड़क पर ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए सामने से एक ट्रक आता है जिससे ये टकराने वाली होती है। उसे लगता है कि अब तो मौत पक्की है, लेकिन वक्त वहीं पर थम जाता है और ग्रैंडपा की दी हुई लॉकेट एक्टिव हो जाती है। सफेद रोशनी चमकती है और शाओ यी अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम बादशाह यांग यी को देखते हैं जो भूख ना लगने की बीमारी की वजह से इंतहाई गुस्से में होता है। कई दिनों से इसे कुछ भी खाने का मन नहीं होता। मंत्री और दरबारी बिल्कुल लाचार हो चुके होते हैं। बादशाह भी इस बीमारी से तंग आकर सबसे कहता है हद हो गई, क्या पूरे मुल्क में एक भी ऐसा बंदा नहीं जो मेरे भूख के इलाज को ठीक कर सके। सुन लो सब, अगर 3 दिन के अंदर तुम लोगों ने मेरे मिजाज के मुताबिक कोई बेहतरीन शेफ ढूंढ कर नहीं ले आए तो तुम सबको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये सुन सभी लोग घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन तभी शाओ यी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ महल में एंटर हो जाती है जो टाइम ट्रैवल करके सीधा 5000 साल पीछे अटकी है। खुद से कहती है ओ तेरी, बच गई, शुक्र है जान बची। लेकिन तभी वो लोगों को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। शाओ यी को लगता है कि वो गलती से किसी ड्रामा या फिल्म की शूटिंग में आ गई है, इसलिए बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। वो फूड डिलीवरी बैग से खाना निकालती है और बादशाह से कहती है ऑर्डर रिसीव करके साइन कर दे। ये देख मंत्री हुयांग उसे कातिल समझ बैठता है और फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है हमला हुआ है, बादशाह सलामत की हिफाजत करो, इस औरत को घेर लो। सैनिक तलवार से उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो शाओ यी कहती है अरे भाई, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, खाना डिलीवर करने आई हूँ, कोई एक्स्ट्रा या साइड एक्टर्स नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे शूटिंग में घुसा रहे हो। हुयांग कहता है बदतमीज औरत, बादशाह के सामने खड़ी हो और झुककर सलाम तक नहीं किया। शाओ यी कहती है अरे अंकल, कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे आप, इतना इन कैरेक्टर होने की जरूरत नहीं है। किसका ऑर्डर है ये, जल्दी से साइन करो, मुझे अगला ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। ये सुन हुयांग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कहता है ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो, इसे पकड़ो और मौत के घाट उतार दो। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। वो शाओ यी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी भूख से बेहाल बादशाह खाने की खुशबू महसूस करता है। उसकी भूख बढ़ जाती है। वो शाओ यी को छोड़ने का हुक्म देता है और फिर उसके पास जाकर पूछता है इस डब्बे में क्या चीज है। शाओ यी कह रही है ये आपका बीफ बर्गर कॉम्बो और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट सैलेड भी। बादशाह को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये जरूर कोई खाने की चीज है। वो बैग ले लेता है और तुरंत खाना शुरू करने वाला होता है, मगर हुयांग फिर भी उसे बागी समझता है। वो बादशाह से कहता है जाफना, ये लड़की जादू करने लगती है, हमला करने में नाकाम हुई तो आपको जहर देकर मारना चाहती है। ये सुन शाओ यी कहती है ओ भाई साहब, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं कहीं से भी तुम्हें कातिल लगती हूँ? मैं बस एक मामूली सी डिलीवरी वाली हूँ, आप लोग तो एक्टिंग में पागल हो गए हो, क्या कातिल कातिल लगा रखा है। फिर बड़े प्यार से हुयांग से पूछती है वैसे भाई साहब, आप एक दिन में कितनी एक्टिंग फीस लेते हो? हुयांग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, करेगा भी कैसे। वो अब भी उसे बागी समझता है और गुस्से से कहता है
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुलेआम शाही लिबास की तौहीन करी हो और वो ताज पहना हुआ है जो उसे बादशाह को पहनने का हक है। ये कत्ल की कोशिश नहीं बल्कि बगावत है। जैसे ही हु यंग ये बात कहता है, पूरे दरबार में हंगामा मच जाता है। शाओयी को सैनिक पकड़ लेते हैं, लेकिन बादशाह को किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो सिर्फ खाने में मगन रहता है। जैसे ही बर्गर का पहला निवाला लेता है, वो हैरानी से कहता है कि दुनिया में इतना लजीज खाना कैसे हो सकता है। 5 दिन का भूखा बादशाह ना कोई बात सोचता है और ना ही कोई फिक्र, बस एक निवाला बर्गर का, एक चम्मच फ्रूट सैलेड का और मज़े से खाने लगता है। ये मंजर देख तमाम वजीर और अफसर फौरन बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं कि उसकी बड़ी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन बादशाह सिर्फ खाने में मगन होता है। नीचे कोई क्या कह रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये मंजर देख शाओयी मुंह बनाकर उसे देख रही होती है कि कोई इतना भुक्खड़ कैसे हो सकता है, लेकिन इसे क्या पता ये बंदा 5 दिन के बाद ही कुछ खा रहा है। खैर, थोड़ी देर बाद जब बादशाह बर्गर और फ्रूट सैलेड खत्म कर लेता है तो उसके चेहरे पर पूरी तसल्ली वाली मुस्कान होती है। वो लेटकर आराम करना ही चाह रहा होता है कि अचानक उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो खाली डब्बा उठाकर शाओयी के पास जाकर कहता है, ये खाना हमें बहुत पसंद आया। माना कि ठंडा हो चुका है और जायका भी पहले जैसा नहीं, फिर भी ये खाना मेरे दिल को भा गया। ये दुनिया का लजीज खाना है, क्या और भी है? बादशाह का मतलब होता है कि उसका पेट अभी भी नहीं भरा। वो पूछ रहा होता है कि क्या और खाना मिल सकता है, लेकिन शाओयी के जहन में तो सिर्फ यहाँ से जल्दी निकलना होता है। वो डब्बा वापस लेती है और बादशाह से कहती है, याद से 5 स्टार दे देना। ये सुनकर बादशाह पूरी तरह से हैरान रह जाता है, जबकि शाओयी अपना फोन निकाल कर लोकेशन सेट करने लगती है। मगर वो हैरान रह जाती है कि मोबाइल में तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होते। वो पलटकर एक दासी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है दी हुआ स्ट्रीट किस तरफ है? दासी थोड़ा डरते हुए कहती है, मोहतरमा हमें माफ कीजिए, गुलाम इस रास्ते से वाकिफ नहीं। ये सुन शाओयी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, तुम इतनी मुश्किल हिंदी क्यों बोल रही हो? उसी वक्त शाओयी को अचानक कुछ बहुत ही गलत महसूस होता है। वो अपने आसपास खड़े लोगों को गौर से देखती है और कुछ देर पहले जो अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और वो खौफनाक एक्सीडेंट जिससे वो बाल बाल बची थी, उन सबको याद करती है। तभी उसे असल रियलिटी का एहसास होता है। वो डर के मारे खुद से कहती है, मैं तो गई काम से, ये कोई शूटिंग सेट नहीं, ये तो असल शाही महल है। मैं टाइम ट्रैवल करके पुराने जमाने में आ गई हूँ। वो खुद को संभालते हुए सबसे कहती है, हेलो, आप लोग अपना काम जारी रखिए, मैं बस जा ही रही हूँ। वो अपने बाइक पर बैठकर डर के मारे सोचने लगती है, कहीं मैं अपने खानदानी जेट पैंडेट की वजह से तो यहाँ नहीं आ पहुँची। शाओयी चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, मगर बादशाह अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐलान करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना खास शाही बावर्ची मुकर्रर करता हूँ। अभी के अभी मेरे लिए 10 और पकवान बनाओ, मुझे और खाना है। ये सुन शाओयी तो फौरन हाँ बोल देती है, कहती है अभी ले आती हूँ, और पलटकर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बैठ जाती है। पलक झपकते ही वो वापस अपनी मॉडर्न दुनिया में पहुँच जाती है। असल बात यह है कि शाओयी के पास ग्रैंडपा की छोड़ी हुई एक खास लॉकेट होती है। इससे पहनने वाला मॉडर्न और कदीम दौर के दरमियान टाइम ट्रैवल कर सकता है, मगर शाओयी खुद इस सीक्रेट से बिल्कुल अनजान है। जब शाओयी अपने मॉडर्न दुनिया में वापस आती है तो उसके बाइक के सामने एक ओल्ड मैन आता है जिसका नाम लिन मिंग है और वो एक एंटीक डीलर है। बचते बचाते दोनों का टकराव हो जाता है और एक मामूली सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिससे शाओयी के डिलीवरी बॉक्स में से सब कुछ घिरकर रोड में बिखर जाता है। शाओयी को अंदाजा नहीं कि बादशाह का इस्तेमाल किया हुआ फूड बॉक्स अब एक कदीम चीज बन चुकी है। जब उस बॉक्स पर लिन मिंग की नजर पड़ी तो वो हैरान होकर कहता है, ये तो 1000 साल पुरानी एंटीक्विटी लग रही है। शाओयी उनसे पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो तो बॉक्स देखने में बिजी था। चेक करने के बाद वो शाओयी से कहता है, बेटा ये बॉक्स तुम्हें कहाँ से मिला? इसका टेक्सचर, इसकी फिनिशिंग, ये तो कम से कम 1000 साल पुरानी लग रही है।
ये सुन शाओई हैरानी से उसे देखने लगी कि कहीं चोट लगने की वजह से इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। पूछती है, अंकल आप होश में तो है? तो लिन मिंग कहता है, यकीन नहीं आ रहा, हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले ही प्लास्टिक बना लिया था। ये तो हमारी कंट्री के लिए एक रेवोल्यूशनरी खोज है। ये सुन शाओई को लगा झटका, मन ही मन सोचने लगी, ये तो एक आम सा बॉक्स है, लेकिन ये बुढ़ा इसे एंटी क्यों बोल रहा है। फिर उसे अचानक समझ आने लगता है कि कहीं मेरा ये डिलीवरी बॉक्स कोई टाइम कैप्सूल तो नहीं जो किसी भी चीज को सदियों पुराना और कीमती बना देता है। अभी शाओई अपने ख्यालों में ही गुप्ती के लिन मिंग ने एकदम से ऑफर दिया, क्या तुम ये खजाना बेचोगी? मैं इसके 50,000 देने को तैयार हूँ। शाओई शॉक्ड में कहती है, 50,000? अंकल ये प्लास्टिक का डब्बा है, क्या सच में इसकी कीमत 50,000 है? लिन मिंग मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो तुम नहीं समझ रही, तुम्हारे हाथ में इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। चलो ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें इसके पूरे 1 लाख देता हूँ। ये सुन शाओई के दिलो दिमाग में बस एक ही गाना गूंजता है, मज़ो भी ॾाढो आ, पैसो आ, पैसो आ। वो बिना सोचे समझे वो डब्बा बेच देती है। वो ऐसा क्यों न करती? उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी और हॉस्पिटल के खर्चे आसमान छू रहे थे। महंगे इम्पोर्टेंट दवाइयों के लिए वो दिन रात की नौकरी करती थी। वहीं उसकी सौतेली बहन एहसान फरामोश ने हद कर दी। उसने घर बेच दिया और सारे पैसे लेकर फरार हो गई। बेचारी माँ अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और इलाज छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन अपनी माँ का हौसला बढ़ाने के लिए शाओई ने झूठ बोल दिया कि उसके पास पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है और कहा, माँ आप परेशान ना हो, मैं हॉस्पिटल के सारे खर्चे उठा लूंगी, बस आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और आराम से खाना खाएं। फिर क्या, शाओई ने ढेर सारा खाना, पोर्टेबल बैटरी और एक माइक्रोवेव खरीदा और शुरू किया एंशिएंट टाइम में डिलीवरी देने का अपना अनोखा काम। सोचने लगी, माँ के लंग्स की बीमारी और हॉस्पिटल के इतने सारे बिल्स, ये 1 लाख तो बहुत ही कम है, और मेरा ये पुराना जेट पैंडेट, बस आज मेरी लाज रख लेना और मुझे सही सलामत ट्रैवल करवा देना। बस दुआ है कि मेरा ये टाइम ट्रैवल प्लान कामयाब हो जाए। फिर ये बैग में बैठकर सवार हो गई। एक तेज रोशनी चमकी और शाओई सीधा बादशाह यांगी के सामने नाज़िल हो गई। बेचारे बादशाह ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे बुरा हाल था और पैरों में जान तक नहीं थी। जैसे ही उसकी नज़र शाओई पे पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो शाओई के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, आखिरकार तुम आ ही गई। पिछले 3 दिन से मेरे पेट में एक दाना तक नहीं गया। बताओ आज कौन सा लजीज खाना ले आई हो मेरे लिए। बादशाह के इतने कहते ही शाओई ने ढेर सारा खाना उनकी झोली में डाल दिया। फिर उसने अपना माइक्रोवेव बाहर निकाला और उसके कारनामे समझाना शुरू किए। कहा, आज मैं आपके लिए एक कमाल की चीज लेकर आई हूँ। पिछली बार आपने कहा था कि खाना ठंडा हो जाए तो मज़ा किरकिरा हो जाता है, इसलिए मैं खास आपके लिए माइक्रोवेव लेकर आई हूँ। अब जब भी खाना ठंडा हो बस इसमें रख देना और डिंग, खाना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे अभी के अभी चूल्हे से उतरा हो, एकदम फ्रेश और गर्म हो जाएगा। बादशाह हैरानी से कहता है, हैं ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? लेकिन वहीं खड़े मंत्री हुयोंग को लगा कि ये लोहे का डब्बा कोई खतरनाक चीज है। उसने बादशाह को होशियार किया कि इसके पास मत जाए और कहने लगा, ये अजीब से लोहे का डब्बा, मुझे तो ये काला जादू लग रहा है। आप इससे दूर रहे और इस लड़की पर यकीन मत कीजिए। मगर शाओई ने बिना परवाह किए बैटरी निकाली, बिजली का इंतजाम किया और नूडल्स गर्म करने के लिए अंदर रख दिया। सारे दरबारी हैरत से फुसफुसाने लगे। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि डिंग, माइक्रोवेव से एक आवाज आई और सबके सब डर के मारे उछल पड़े। हुयोंग बादशाह को प्रोटेक्ट करने लगा, लेकिन यांगी को कोई डर ही नहीं, वो उसे खुद से दूर करता है। शाओई कहती है, बस 2 मिनट बादशाह सलामत, उसके बाद आप इस लाजवाब खाने का लुत्फ उठाइएगा। हुयोंग हैरानी से कहने लगा, या खुदा,
ये चीज तो वाकई जादुई है, ऐसा करिश्मा तो पहले कभी नहीं देखा। तभी माइक्रोवेव से फिर से आवाज आई और सब डर गए। यांगी कहने लगा, ये तो आवाज भी निकालता है। शाओयी ने खाना निकाला और बादशाह को देते हुए कहा, ये लीजिए बादशाह सलामत आपका लंच, ये है मेरा स्पेशल खाना। एक बार खाएंगे तो दूसरी प्लेट खुद मांगेंगे। ये रहा आपका चम्मच, खाना शुरू कीजिए। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या यांगी को ये खाना पसंद आएगा, और अगर हाँ तो क्या वो शाओयी को वापस अपने मॉडर्न दुनिया में जाने देगा? अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।